हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट आदर्श पांडे और आज हम लोग बात करने वाले हैं वॉर ऑफ 1971 के बारे में, और जिसको हम लोग बोलते हैं बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमारे इंडियन आर्मी में यहाँ पे बांग्लादेश में मेजर रोल प्ले किया और यहाँ पे बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए और सभी के साथ शेयर कीजिए। बट इससे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज ही के दिन 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि 15 अगस्त को और कौन से देश यहाँ पे आज़ाद हुए थे। ओके, आप सभी को इसका आंसर अगर आता है तो अच्छी बात है। अगर आप सभी को नहीं आता तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया है बायो में। मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे पोस्ट करता हूँ, आपका नॉलेज बूस्ट होगा। ओके, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टीशन हुआ 1947 में। देखिए पार्टीशन कैसे हुआ था, किस बेसिस पे हुआ था। पार्टीशन हुआ था यहाँ पे दो रिलीजन को ध्यान रखते हुए। ठीक है, यहाँ पे दो धर्मों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमारे भारत देश का यहाँ पे पार्टीशन हुआ था इन 1947। फर्स्ट वन इज़ हिंदूज थे, ठीक है, और दूसरे थे मुस्लिम्स। ठीक है, तो यहाँ पे जिस स्टेट में हिंदूज ज़्यादा थे उसको यहाँ पे दे दिया गया हिंदुस्तान को, और जिस स्टेट में मुस्लिम ज़्यादा थे वो यहाँ पे दे दिया गया पाकिस्तान को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ईस्ट बंगाल ये एक इशू था, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत दूर पड़ता था। ठीक है, तो ये ईस्ट बंगाल में यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे, इसके वजह से ये हमें ये स्टेट, मतलब ये जो स्टेट था ये हमें देना पड़ा पाकिस्तान को। ठीक है, ये देना पड़ा पाकिस्तान को। लेकिन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का जोग्राफिकली अगर हम लोग मैप में देखेंगे अभी, कि यहाँ पे कुछ इन लोग का कनेक्टिविटी ही नहीं था। ये दोनों काफ़ी यहाँ पे कोसों दूर थे एक दूसरे से, लेकिन तब भी हमें यहाँ पे इसको पाकिस्तान को देना पड़ा, बिकॉज़ यहाँ पे मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पे हिंदूज़ भी थे, ठीक है, माइनॉरिटी में हिंदू थे, लेकिन थे हिंदूज़ भी थे, बट यहाँ पे ज़्यादा लोग कौन थे, मुस्लिम। यही एक मेन रीज़न था जिसके वजह से हमें जो ईस्ट बंगाल है इसको हमें देना पड़ा पाकिस्तान को। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि ये है ईस्ट पाकिस्तान और यहाँ पे है वेस्ट पाकिस्तान। ये है ईस्ट पाकिस्तान और ये हो गया वेस्ट पाकिस्तान। जोग्राफिकली अगर आप लोग देखें तो ना ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से कुछ जुड़ता ही नहीं है। मतलब यहाँ पे जाने के लिए आप लोग देखिए, अगर आपको वेस्ट पाकिस्तान से अगर यहाँ पे ईस्ट में जाना है तो आपको या फिर इंडिया से इजाज़त मांगना पड़ेगा कि वो अपने स्टेट से आपको अपने देश से होकर जाने दे, या फिर आप यहाँ पे सी के रास्ते जा सकते हैं, अरेबियन सी, फिर इंडियन ओशन, फिर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से होते हुए आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही लंबा रास्ता हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये था, मतलब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जोग्राफिकली मतलब यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो देखिए यही मेन रीज़न था कि मतलब यहाँ पे देखिए एक ना एक दिन ये इसको वेस्ट पाकिस्तान को, आई मीन ईस्ट पाकिस्तान को यहाँ पे अलग होना ही था। ठीक है, तो देखिए इनके साथ क्या भेदभाव किया जाता था विथ ईस्ट पाकिस्तान वालों के साथ। ईस्ट पाकिस्तान वालों के साथ यहाँ पे बहुत भेदभाव होता था। जो वेस्ट में जो थी, वेस्ट में था, मतलब ये जो यहाँ पे गवर्नमेंट चलता था सब कुछ वेस्ट में चलता था। मतलब जो भी लॉस रहते थे वहाँ पे बनते थे, पार्लियामेंट वहाँ पे थी, इलेक्शंस वहाँ पे होते थे। इलेक्शंस फ़िलहाल यहाँ पे भी होते थे, बट कैसा था उनका जो मेजर रोल था, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी बड़े बड़े अधिकारी थे वो सब किससे थे, वेस्ट पाकिस्तान से थे। यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान वालों को यहाँ पे कोई भी इंटरफेयर नहीं करने दिया जा रहा था इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 60% पॉपुलेशन यहाँ पे ईस्ट वालों का था। मतलब ज़्यादा लोग, मतलब पाकिस्तान के ज़्यादा लोग कहाँ पे रहते थे, ईस्ट में रहते थे, जो आज बांग्लादेश बन चुका है। ठीक है, तो ईस्ट में पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद भी जो इस देश का जो बजट था, मतलब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का दोनों का मिला के जो बजट होता था, ठीक है, उसका सिर्फ 30% यहाँ पे इन लोग के ऊपर स्पेंड किया जाता था। देखिए पॉपुलेशन यहाँ पे 60% है, लेकिन यहाँ पे बजट कम स्पेंड किया जा रहा है, जिसके वजह से वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस भी होते थे बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स, मतलब ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता था, ज़्यादा एक्सपोर्ट यहाँ पे करता था ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान वाले उतना एक्सपोर्ट भी नहीं करते थे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इन लोग करते थे जूट, जो आज भी बहुत फेमस है। जूट यहाँ पे बांग्लादेश में आज भी बहुत, मतलब बहुत फेमस है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है, तो उस समय भी यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे जूट एक्सपोर्ट किया जाता था फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। तो देखिए, और यहाँ पे फिर क्या हुआ कि पहले से वहाँ से पहले भी जब
आज़ादी हुआ जब यहाँ पे ईस्ट को, यहाँ पे जो ईस्ट बांग्ला था इसको पाकिस्तान को दिया गया। तो उस समय देखिए, अगर आप लोग वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में ज़्यादातर सब लोग क्या बोलते थे, उर्दू बोलते थे, उर्दू बोलते थे, ठीक है। और क्या बोलते थे, पंजाबी बोलते थे, पंजाबी बोलते। तो ये यहाँ की मेजर भाषाएं थी, लैंग्वेजेस थी। बट यहाँ पे जो ईस्ट पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान, यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या बोलते थे, बंगाली बोलते थे। मतलब इनका यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो भी अलग था यहाँ पे वेस्ट वालों से, लिखिए। लेकिन यहाँ पे फिर बहुत सारे राइट्स होने लगे, बहुत सारे आंदोलन होने लगे, ठीक है, प्रोटेस्ट होने लगे। कहाँ पर होने लगे, ईस्ट पाकिस्तान में होने लगे, क्योंकि हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है बांग्ला, ठीक है। बट यहाँ पे जो वेस्ट में जो गवर्नमेंट थी ये यहाँ पे इसको लागू करने के लिए रेडी नहीं थी। बट यहाँ पे ह्यूज प्रोटेस्ट के बाद इन 1956 में यहाँ पे फाइनली यहाँ पे बांग्ला को ऐसे रिकॉग्नाइज किया गया एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो ये था, इसमें भी बहुत सारे आंदोलन हुए। उसके बाद भी यहाँ पे जो भी बांग्लादेश के जो लोग थे उनको यहाँ पे बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ा। उसके बाद फिर यहाँ पे बांग्ला को ऐसे रिकॉग्नाइज किया गया एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1956। यहाँ देखिए, इस समय भी राइट्स बहुत हुए थे, दंगे बहुत हुए थे, हाँ, प्रोटेस्ट बहुत हुए थे, काफ़ी लोग यहाँ पे इंजर्ड हुए थे, डेथ भी हुआ था, गोली मारी गई थी फ्रॉम पुलिस फोर्सेस, ठीक है। लेकिन उस समय इतना मतलब कंडीशंस उतने ख़राब नहीं थे जितना 1971 में हो गए थे। तो ये था इसका मतलब, क्या भेदभाव था ईस्ट वालों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यही सबको यहाँ पे देखते हुए यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में एक पार्टी बनी, दैट इज़ अवामी लीग। सॉरी, यहाँ पे एस आ गया, यहाँ पे ए आएगा, ओके। उस पार्टी का नाम था अवामी लीग। तो ये थी एक बंगाली नेशनलिस्ट पार्टी थी, और इनका एक ही था डिमांड, दैट इज़ वांटेड एनाटॉमी। इनको यहाँ पे एनाटॉमी चाहिए था, सॉरी यहाँ पे एनाटॉमी हो गया, इट्स ऑटोनॉमी। इनको यहाँ पे ऑटोनॉमी चाहिए था, मतलब ये खुद की गवर्नमेंट, खुद मतलब ये एक स्टेट थे, ठीक है। जैसे बहुत सारे स्टेट होते हैं हमारे भारत में, है कि नहीं, तो वहाँ पे भी कैसे स्टेट्स थे। तो ये स्टेट मतलब ये चाहते थे कि हमारा पावर खुद हमारे हाथ में हो, हम यहाँ पे लॉस बना ले। सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ वहाँ पे बनाएगी वो हमारे ऊपर इम्पोज होगा ही, बट हम भी यहाँ पे मतलब लॉ बना सकते हैं, और भी हम अपने मतलब स्टेट्स के लिए मतलब फ़ैसला कर सकते हैं। वांटेड एनाटॉमी मतलब हमको एनाटॉमी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इनके जो मेन लीडर थे, इनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। आप लोग फ़ोटो में देख सकते हैं, ये है शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ फिर यहाँ पे 1966 में, यहाँ पे 1966 में यहाँ पे 6 पॉइंट मूवमेंट, ये बहुत ही फेमस है हिस्ट्री में, 6 पॉइंट मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो अवामी लीग है, इनके द्वारा यहाँ पे 6 पॉइंट मूवमेंट रखा गया, 6 पॉइंट्स रखे गए, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ फेडरल स्टेट, मतलब हमें फेडरल स्टेट चाहिए ताकि हम अपने कुछ भी डिसीजंस खुद से ले सके, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स ऑल सब्जेक्ट टू स्टेट्स, मतलब डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स को यहाँ पे छोड़ के बाकी सब पावर्स वहाँ पे स्टेट्स को दिए जाए, ओके। और सेपरेट करेंसी एंड फिस्कल पॉलिसी, और इन्होंने यहाँ पे सेपरेट करेंसी की भी बात की थी, ओके। और यहाँ पे टैक्सेशन पावर्स की भी मांग की, और ट्रेड विथ फॉरेन नेशंस एंड सेपरेट फॉरेक्स रिजर्व। अब देखिए, जो भी एक्सपोर्ट्स यहाँ पे, जो भी मतलब फॉरेन एक्सपोर्ट्स होते थे, उनका जो पैसा आता था वो सब ईस्ट में चलो, आई मीन वो सब वेस्ट में चले जाता था। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि हम जितना एक्सपोर्ट करेंगे वो मतलब उतना पैसा हमारे पास आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये सब पैसा इनके स्टेट में रिजर्व होना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने आखिरी में मांग किया था, इनका जो 6 पॉइंट था वो था सेपरेट आर्मी एंड नेवी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने फाइनली यहाँ पे सेपरेट आर्मी और नेवी की मांग की थी। जो ये 6 पॉइंट मूवमेंट, मतलब ये जो 6 पॉइंट्स है, ये मानना इस समय मतलब अपने देश को डिवाइड करने सा, तो यहाँ पे मतलब अपने देश को खुद को डिवाइड कर देना, ये अगर 6 पॉइंट मूवमेंट अगर उस समय की गवर्नमेंट मान जाती, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे, इन्होंने यहाँ पे इसको हटा दिया, कंडेम किया इसका बहुत, और इसको हटा दिया गया, और ये मांग यहाँ पे पूरी नहीं हुई। 6 पॉइंट मूवमेंट, इसमें से एक भी मांग इनकी पूरी नहीं हुई, ठीक है। तो फिर मैन वाइल इन ईस्ट, उस समय ईस्ट में क्या हो रहा था, उस समय 1969 में अयूब खान कौन थे, अयूब खान एक आर्मी जनरल थे, जिन्होंने यहाँ पे पावर हथिया लिया था, ठीक है। इनको ये इलेक्शन से नहीं आए थे, मतलब ये इलेक्टोरल से नहीं आए थे,
इलेक्शंस के ज़रिए नहीं आए थे, ये इन्होंने मतलब अपने देश में तख्ता पलट किया था और यहाँ पे पूरी पावर छीन ली थी और खुद बन गए थे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बन गए थे। उसके बाद फिर इन्होंने यहाँ पे पावर हैंड ओवर किया यहाँ पे, याया खान को यहाँ पे पावर हैंड ओवर कर दिया इन 1967। ठीक है, तो उस समय फिर वेस्ट में एक और थी पार्टी, दैट इज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जिसके यहाँ पे मेन लीडर थे उनका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बहुत ही उभरे हुए थे नेता। ठीक है, ये इसके हेड थे। ठीक है, तो फिर फाइनली यहाँ पे इलेक्शन, जब यहाँ पे याया खान आए, जब यहाँ पे अयूब खान ने जब यहाँ पे याया खान को यहाँ पे जब पावर हैंड ओवर किया, देखिए ये जो याया खान है ये भी मतलब इलेक्शंस के ज़रिए आए नहीं थे, इनको यहाँ पे अयूब खान ने इनको यहाँ पे अपॉइंट किया था, मतलब इनको पब्लिक यहाँ पे नहीं चुनी थी। ठीक है, इनको यहाँ पे अयूब खान ने यहाँ पे अपॉइंट किया था याया खान को। फिर याया खान जब पावर में आए तो फिर उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे इलेक्शंस करवाएंगे अगले साल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इलेक्शंस टू द नेशनल असेंबली एंड प्रोविजनल असेंबलीज स्लेटेड फॉर 1970s। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इलेक्शंस कुछ नहीं हुए, यहाँ पे इलेक्शंस को टाल दिया गया। ठीक है, याया खान के द्वारा, जिन्होंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ पे अगले साल सिलेक्शन यहाँ पे कंडक्ट करूँगा। तो ये सब हुआ, फिर आगे चलते हैं। फिर फाइनली अगर इलेक्शंस, फिर यहाँ पे इलेक्शंस हुए। ठीक है, फिर यहाँ पे नॉर्मली फिर इलेक्शंस हुए कुछ सालों बाद। फिर जब यहाँ पे इलेक्शंस हुए तो फिर इलेक्शंस में सीट्स होते हैं, आप सभी को मालूम है। तो फिर इलेक्शंस में किस हिसाब से यहाँ पे स्टेट्स को सीट्स बांटे गए, तो यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे ईस्ट वालों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी और वेस्ट वालों की पॉपुलेशन कम थी एज़ कम्पेयर टू ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईस्ट वाले थे उनको दिया गया 162 सीट्स और जो वेस्ट वाले थे उनको दिया गया 138 सीट्स। ठीक है, तो देखिए जब 138 सीट्स यहाँ पे दिया गया तो ये टोटल हो गए 300। ओके, तो 300 में से आपको चाहिए 150 सीट्स यहाँ पे गवर्नमेंट बनाने के लिए, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए आपके पास। ओके, कम से कम 50%, उससे ज़्यादा पब्लिक आपके फेवर में होना चाहिए, तब आप यहाँ पे इलेक्शन जीतोगे और आपकी गवर्नमेंट यहाँ पे बनेगी। तो देखिए इससे पहले क्या हुआ, देखिए फ्लड्स इन 1970, कुछ 1970s में यहाँ पे फ्लड्स आ गए। देखिए बांग्लादेश का यहाँ पे ऑटोनॉमी का मांग करने का और प्लस इन्हें अपना सेपरेट देश मांग करने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये था। देखिए उससे पहले क्या हुआ, इलेक्शंस के पहले फ्लड्स आ गए 1970 में, यहाँ पे फ्लड्स आ गए। ठीक है, एक यहाँ पे चक्रवर्ती तूफ़ान आ गया, साइक्लोन भोला। ओके, कब आया था ये भोला साइक्लोन, इन 1970। ओके, और यहाँ पे 3 to 5 लाख यहाँ पे मर गए। लेकिन यहाँ पे याया खान की गवर्नमेंट ने कुछ मतलब एडुकेट, मतलब यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस नहीं चलाए ताकि वहाँ के लोगों को सेव किया जाए। ओके, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट चाहती ही नहीं थी याया खान की गवर्नमेंट की यहाँ पे लोगों को यहाँ पे सेव किया जाए। ठीक है, तो याया खान की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, उसके वजह से फिर पीपल जो वहाँ के लोग थे, ईस्ट के लोग, उनके अंदर बहुत ही गुस्सा भरा था इलेक्शंस को लेके। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जो पाकिस्तान फिर मतलब याया खान की गवर्नमेंट ने कुछ एडवोकेट वहाँ पे कुछ दिया नहीं, कुछ हेल्प नहीं किया यहाँ पे लोगों का। काफ़ी लोग यहाँ पे मारे गए इन साइक्लोन भोला और जो यहाँ पे फ्लड्स आए थे। तो देखिए ये सभी का गुस्सा यहाँ पे इलेक्शंस में फूटा और इसका पूरा असर यहाँ पे गया इलेक्शंस में। मतलब ये सब जो भी था गुस्सा, इन्होंने मतलब वहाँ के लोग थे, इन्होंने सब ने दिखाया यहाँ पे इलेक्शंस में। तो फाइनली जब यहाँ पे इलेक्शंस हुए तो फिर यहाँ पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, मतलब जिसके थे लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ पे 81 सीट्स मिले थे 138 सीट्स में इन वेस्ट पाकिस्तान, और यहाँ पे जो अवामी लीग है इनको मिले थे 160 सीट्स आउट ऑफ 162। देखिए ये जो इलेक्शंस थे ये एकदम फेयर इलेक्शंस थे, और ये यहाँ पे माना जाता है कि आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा अगर इलेक्शन में किसी का जीत हुआ है तो वो है अवामी लीग। आप लोग देख सकते हैं 162 में से यहाँ पे 160 सीट यहाँ पे जीती है, मतलब 160 सीट यहाँ पे जीत चुकी है अवामी लीग, और ये आज तक के हिस्ट्री में सबसे बड़ी जीत है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जब 166 यहाँ पे जीत गई, और देखिए अब और आपको गवर्नमेंट के लिए सिर्फ कितना चाहिए था 150, तो ये 150 से ज़्यादा ही था, ऑलमोस्ट 10 सीट यहाँ पे ज़्यादा था अवामी लीग का। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जो याया खान थे, जब ये इलेक्शंस हार गए, मतलब
अयूब खान भी उन्हीं के साथ थे। फिर जब इलेक्शन हार गए तो फिर इनको क्या लगा कि अब तो अवामी लीग इलेक्शंस जीत चुकी है, तो ये हमें यहाँ से पावर से हटा देंगे। जनरली यही होता है कि अगर आप इलेक्शंस हार चुके हैं तो आप यहाँ पे पावर हैंड ओवर कीजिए जो यहाँ पे पार्टी जीती है। लेकिन वहाँ पे आया खान ने ऐसा कुछ नहीं किया, अयूब खान ने ऐसा कुछ नहीं किया, और यहाँ पे जो नेशनल असेंबली जो पावर हैंड ओवर करते हैं यहाँ पे इसको पोस्टपोन कर दिया कि हम आपको बाद में पावर आपको हम देंगे। तो देखिए, और यहाँ पे क्या किया गया, जो फिर जब यहाँ पे इसको पोस्टपोन किया गया, पावर शेयरिंग मतलब पावर हैंड ओवर इनको किया नहीं गया, उसके बाद फिर यहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जो मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे लीडर, और यहाँ पे जो अवामी लीग के जो थे लीडर, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान, ये दोनों आपस में बात किया कि मतलब ऐसे क्या होगा कि मतलब अभी तक हम मतलब पावर दिया नहीं गया। तो फिर अयूब खान को ऐसा लगा कि अब मतलब हटने का शायद इन लोग एक साथ मिलके मुझे हटा देंगे यहाँ से। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुजीबुर रहमान और भुट्टो को यहाँ पे जेल में डाल दिया गया, ठीक है। प्रेसिडेंट जो थे उस समय के आया खान, ठीक है, तो उनके द्वारा यहाँ पे बोथ मुजीब एंड भुट्टो जेल में डाल दिया गया। उसके बाद फिर स्ट्राइक्स होने लगे। ईस्ट पाकिस्तान के जो थे लीडर यहाँ पे जब उनको जेल में डाला गया तो बहुत सारे राइट्स होने लगे यहाँ पे, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान में बहुत सारे राइट्स, दंगे, प्रोटेस्ट्स होने लगे। तो अवामी लीग स्टार्टेड्स ऑपरेटिंग एज एन क्वासी गवर्नमेंट। यहाँ पे एक पॉइंट है, दैट इज़ क्वासी गवर्नमेंट। क्वासी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? क्वासी गवर्नमेंट मतलब वहाँ के लोगों ने वहाँ पे मतलब खुद ही ऑपरेट करना सब कुछ चालू कर दिया, मतलब खुद के फैसले वहाँ पे खुद वो सब लोग लेने लगे, और साथ ही साथ वहाँ के लोग इसको मानने भी लगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्वासी गवर्नमेंट। मतलब इनके पास अभी तक इनके पास पावर आई नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी इन लोग ऐसे क्वासी गवर्नमेंट वहाँ पे ऑपरेट करने लगे। फिर यहाँ पे जो पाकिस्तान आर्मी के एडमिनिस्ट्रेशंस थे उन लोग ने सप्रेस किया प्रोटेस्ट्स को, यहाँ पे यूजिंग फोर्स, अपने फोर्स भेजे, पाकिस्तानी आर्मीज़ के कुछ लोग भेजे, ताकि ये मतलब जो प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं उसको उन लोग वहाँ पे सप्रेस कर सके, जो राइट्स हो रहे हैं, जो दंगे हो रहे हैं उसको सप्रेस कर सके। लेकिन फिर फाइनली यहाँ पे अवामी लीग ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया ऑन 26 मार्च 1971 को कि हमें यहाँ पे एक सेपरेट देश चाहिए, मतलब हमें एक अलग देश चाहिए, हमें यहाँ पे पाकिस्तान से अलग होना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फिर जब ईस्ट वालों को जब ये न्यूज़ मिला कि यहाँ पे अवामी लीग में फाइनली यहाँ पे अनाउंस कर दिया है, सॉरी, वेस्ट वालों को जब ये न्यूज़ मिला कि यहाँ पे ईस्ट वालों ने फाइनली अनाउंस कर दिया है अवामी लीग के द्वारा कि हमें यहाँ पे स्टेट चाहिए, हमें एक यहाँ पे अलग देश चाहिए, तो यहाँ पे फिर पाकिस्तान के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, दैट इज़ ऑपरेशन सर्च लाइट। बहुत ही फेमस ऑपरेशन है ये, ऑपरेशन सर्च लाइट यहाँ पे चलाया गया बाय पाकिस्तानी आर्मी बिगेंस। तो ऑपरेशन सर्च लाइट में आप लोग देख सकते हैं कैसे यहाँ पे लोगों को मारा गया है, किसी को नहीं छोड़ रहे थे। जो भी यहाँ पे राष्ट्रवादी जो भी यहाँ पे लोग थे नेशनलिस्ट, उनको यहाँ पे मार दिया गया, काफ़ी लोगों को यहाँ पे गोली, ठीक है, वुमेंस को मारा गया, बहुत सारे बच्चों को भी मारा गया। आप लोग इस फ़ोटो में देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पे खुद के लोगों को यहाँ पे मार रहे हैं पाकिस्तान के लोग, ओके। और फिर यहाँ पे जेनोसाइड एक हो गया। जेनोसाइड मतलब होता है नर संहार। वहाँ पे काफ़ी लोगों को मारा गया है बाय पाकिस्तानी आर्मी। और फाइनली फ्रॉम मार्च टू डिसम्बर द आर्मी एंड वेस्ट पाकिस्तान बैक्ड मिलिशियस किल ए लार्ज नंबर ऑफ बंगाली इंटेलेक्चुअल्स, नेशनलिस्ट, सिविलियंस, स्टूडेंट्स, अवामी लीग सपोर्टर्स एंड हिंदूज़। और यहाँ पे हिंदूज़ को भी मारा गया था। फाइनली वहाँ पे हिंदूज़ उतने थे नहीं, बट जो भी थे तो उनको ऐसा लगता था, यहाँ पे वेस्ट वालों को ऐसा लगता था कि ये जो हिंदूज़ हैं ये भी मतलब एक अलग कंट्री की मांग कर रहे हैं, वो भी मतलब अवामी लीग के फेवर में। दैट्स वाई यहाँ पे हिंदूज़ को भी बहुत मारा गया, ठीक है। और प्लस यहाँ पे जो अवामी लीग के जो सपोर्टर्स थे और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे, देखिए एक बहुत ही ढाका यूनिवर्सिटी, जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ पे एक ढाका यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे मार दिया गया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे ढाका यूनिवर्सिटी में मार दिया गया था। ये बहुत ही फेमस इंसिडेंट है ये, ओके। तो ये मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को और प्लस जो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स थे उनको भी यहाँ पे मारा गया। फिर यहाँ पे नॉर्मली एक रिपोर्ट किससे अंदाज़ा है कि 3 से 4 लाख लोगों को यहाँ पे मार दिया गया था और 2 to 4 लाख बंगाली वुमेंस का यहाँ पे रेप किया गया था बाय पाकिस्तानी आर्मी। तो आप लोग सोच सकते हैं कि एक देश की खुद की आर्मी अपने ही देश के लोगों को 3 से 4 लाख लोगों को मार देते हैं और 2 से 4 वुमेंस
2 से 4 लाख वुमेंस का यहाँ पे रेप कर दिया जाता है। तो सोचिए यहाँ पे पाकिस्तान में कैसे गवर्नमेंट चल रही थी। तो फिर आगे देखते हैं कि यहाँ पे फिर मुक्ति बाहिनी फॉर्म होती है। मुक्ति बाहिनी क्या थी? एक लिबरेशन आर्मी थी, एक आर्मी थी जो यहाँ पे आज़ादी, जो मतलब यहाँ पे बांग्लादेश की आज़ादी के लिए यहाँ पे फाइट कर रही थी। तो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स मेंबर्स फ्रॉम मुक्ति बाहिनी गुरिल्ला वॉरफेयर, यहाँ पे एक वर्ड है दैट इज़ गुरिल्ला वॉरफेयर। ये क्या होता है? गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब देखिए जो एरिया है यहाँ पे, जहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान है, ठीक है, वो पूरा मतलब ज़्यादातर जंगल एरिया है। इसीलिए वहाँ पे गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब छुप के मारना, जंगलों में छुप छुप के मारते थे। अगर आप लोगों ने वियतनाम युद्ध के बारे में सुना है तो वहाँ पे फिर ये गुरिल्ला वॉरफेयर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अपनाया गया था वहाँ के सोल्जर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब जंगलों में छिप छिप के मारते थे यहाँ पे मुक्ति बाहिनी के आर्मी वाले, ठीक है, अगेंस्ट पाकिस्तान यहाँ पे गुरिल्ला वॉरफेयर अपनाया था इन्होंने। फिर इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हेल्प टू मुक्ति बाहिनी कन्वर्टली, ठीक है, और यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट भी यहाँ पे बहुत हेल्प करती थी। और काफ़ी लोग यहाँ से, काफ़ी लोग नियर अबाउट 1 करोड़ पीपल यहाँ पे आ गए थे इंडिया में थ्रू बांग्लादेश बॉर्डर, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि भारत बांग्लादेश के साथ एक बहुत ही बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। सबसे लंबा बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ ही है। तो वहाँ से काफ़ी रिफ्यूजीज़ हमारे भारत देश में आ गए। तो इससे क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी हमारे स्टेट्स की वो थोड़ी गिरने लगी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आने लगे। नॉर्मली आप ज़रा सोच के देखिए, अगर 1 करोड़ लोग अगर किसी और देश से ऐसे रिफ्यूजी हमारे देश में आ गए तो उनको संभालना ये भारत के लिए बहुत बड़ी चैलेंज बन गया था उस समय। तो अवामी लीग मेंबर्स आल्सो फ्रॉम गवर्नमेंट इन एग्जाइल इन इंडिया। तो देखिए ये जो अवामी लीग के लोग थे इन्होंने गवर्नमेंट इन एग्जाइल ऑपरेट करना चालू कर दिया। मतलब इन लोग इंडिया में रह के यहाँ पे गवर्नमेंट ऑपरेट कर रहे थे, मतलब डिसीजंस इन लोग लेते थे अवामी लीग, और फिर ये इम्पोज कर दिए जाते थे ईस्ट के ऊपर, ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है, दैट इज़ बांग्लादेश नाउ, ठीक है। तो फिर आई होप आपको इतना आया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब यहाँ पे इंडिया का इंटरवेंशन कैसे हुआ, मतलब इंडिया इस वॉर में कैसे घुसा। तो इनिशियली इंडिया यहाँ पे न्यूट्रल था, इन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया था अगेंस्ट पाकिस्तान, ठीक है। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि उस समय हमारे बहुत सारे स्टेट्स में, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वहाँ पे भी क्राइसिस थोड़े चल रहे थे, ठीक है, कि जैसे आसाम, मिज़ोरम, मेघालय, ये सब स्टेट यहाँ पे मतलब अलग होने की बात कर रहे थे। वहाँ पे भी थोड़े बहुत राइट्स जो हो रहे थे, प्रोटेस्ट्स हो रहे थे कि हमें यहाँ पे भारत से अलग होना है। इसीलिए यहाँ पे इंडिया थोड़ा बहुत न्यूट्रल था, आई मीन ऑलमोस्ट पूरा ही न्यूट्रल था स्टार्टिंग में। लेकिन जब यहाँ पे 10 मिलियन रिफ्यूजीज़, दैट मीन्स 1 करोड़ पीपल्स रिफ्यूजीज़ यहाँ पे इंडिया में आने लगे, तो यहाँ पे जब इंडिया में यहाँ पे आने लगे ऐसे रिफ्यूजी, तो फिर जब इंदिरा गांधी ने ये सबको देखा, तो फिर उन्होंने जो उस समय के मार्शल जनरल थे उनको बोला कि अब हमें कुछ यहाँ पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? द रिफ्यूजीज पुट ए ह्यूज ट्रेन ऑन रिसोर्सेज ऑफ बोर्डिंग स्टेट्स। तो मतलब देखिए, अगर 1 करोड़ लोग आपके देश में अचानक से आने लगते हैं तो वहाँ के जो रिसोर्सेज थे वो वहाँ पे कम होने लगे। फिर डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक सपोर्ट एज एरिस्टोटल स्टार्टेड, ठीक है। फिर रेस्ट प्लाइट एट यूएन एंड विथ वन नेशंस। तो यहाँ पे फिर जब इंदिरा गांधी जब यूएन में जाती थी तो ये हर बार यहाँ पे बांग्लादेश के लोगों के बारे में बात करती थी कि जो भी मतलब पाकिस्तान जो भी यहाँ पे बांग्लादेश में कर रहा है बहुत बुरा कर रहा है, दैट इज़ ईस्ट पाकिस्तान में जो भी कर रहा है बहुत बुरा कर रहा है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे वॉर होता है, स्टार्ट होता है, ओके। यहाँ पे फाइनली वॉर यहाँ पे स्टार्ट होता है ऑन 3 दिसंबर, भारत और पाकिस्तान का। देखिए हिंदुस्तान हमारा देश, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान आई मीन हिंदुस्तान को पहले से यहाँ पे मालूम था कि यहाँ पे पाकिस्तान हमला करने ही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे ईस्ट आई मीन वेस्ट साइड्स में जो हमारे एयर बेसेस है, ठीक है, जो एयर बेसेस है वहाँ पे वेस्टर्न फ्रंटियर में यहाँ पे फाइनली यहाँ पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया। पाकिस्तान ने हमला किया ऑन 3 दिसंबर। तो इंडिया इसी बात का यहाँ पे वेट कर रहा था कि कब पाकिस्तान या हमारे ऊपर हमला करे। देखिए इंडिया की हमेशा से एक रूल रहा है कि हम लोग कभी फर्स्ट अटैक नहीं करते। तो फाइनली यहाँ पे 3 दिसंबर को यहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने यहाँ पे हमला कर दिया, ठीक है। लेकिन हमारा देश भारत इसके लिए ऑलरेडी रेडी था, क्योंकि हम सभी को मालूम था कि ये हमला होना ही होना है। क्योंकि उससे पहले क्या हुआ था, जो यूएन में जो पाकिस्तान यूएन में गया था कि मतलब वहाँ पे उन्होंने यूएन में जाके इन्होंने टॉपिक उठाया
मुद्दा उठाया कि मतलब इंडिया जो भी मतलब हमारे देश में जो हो रहा है, ईस्ट में जो हो रहा है, ईस्ट में उसका पूरा जिम्मेदार यहाँ पे कौन था? हिंदुस्तान था। लेकिन यहाँ पे उनका मतलब यूएन में कुछ हुआ नहीं। उसके बाद से ही फिर उन सभी को मालूम था कि मतलब हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, ईस्ट वालों को। फिर वहाँ पे फाइनली 3 दिसंबर को यहाँ पे पाकिस्तान के एयर फोर्सेस ने अटैक कर दिया इंडियन एयर बेसिस पे। देखिए एयर बेसिस क्या होते हैं, जहाँ पे मतलब जो हमारे जो जहाज़ होते हैं वहाँ पे रखे जाते हैं, ठीक है, एयर बेसिस, जहाँ पे हमारा एयरफोर्स जहाँ से उड़ान भरता है, ठीक है, एयर बेसिस, नियर द एयर बेसिस इन द वेस्टर्न फ्रंटियर। फाइनली इन लोग यहाँ पे हमला करते हैं और इनका हमला काफ़ी मतलब ज़ोरदार भी था। लेकिन हमारी इंडिया यहाँ पे पहले से रेडी थी, हमें मालूम था ये हमला होने वाला है, जिसकी वजह से हमारा उतना लॉस तो नहीं हुआ। कोई भी लोग मतलब कोई भी सोल्जर्स यहाँ पे शहीद नहीं हुए थे। ओके, तो इंडिया लॉन्चेस फुल ब्लोन अटैक ऑन वेस्टर्न फ्रंट एज वेल एज ऑन द ईस्टर्न पॉइंट। तो फाइनली इंडिया को एक पॉइंट मिल गया कि अब ये यहाँ पे यूएन में भी नहीं जा सकते, क्योंकि फाइनली फर्स्ट अटैक किसने किया था? पाकिस्तान ने किया था। तो फाइनली फिर इंडिया यहाँ पे वॉर अनाउंस कर देती है अगेंस्ट पाकिस्तान। कहाँ पे? एक वेस्टर्न फ्रंट पे कर देती है एज वेल एज ऑन द ईस्टर्न फ्रंट, वेस्ट साइड में भी और ईस्ट साइड में। तो इस समय इंडिया को यहाँ पे दो साइड से यहाँ पे वॉर फाइट करना था, एक वेस्ट से और ईस्ट से, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे कुछ फेमस यहाँ पे युद्ध हुए थे, बैटल्स हुए थे, जैसे चाम बैटल, दूसरा वाला दैट इज़ बैंसर एंड लोंगे वाला, आप सभी को मालूम होगा। इसके ऊपर एक मूवी बना है दैट इज़ बॉर्डर, बहुत ही अच्छी मूवी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और फाइनली यहाँ पे एक हिली वॉर हुआ था, ठीक है, ये भी बहुत फेमस है। ओके, तो ये थे कुछ फेमस बैटल्स। तो हम लोग इसमें से बात करेंगे लोंगेवाला की। देखिए लोंगेवाला जो है ये राजस्थान में है। द बैटल ऑफ लोंगेवाला वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेजर एंगेजमेंट्स इन द वेस्टर्न सेक्टर। कहाँ पे हुआ था? वेस्टर्न साइड में हुआ था इंडिया के। ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तानी वॉर 1971 फॉट बिटवीन एज्यूल्टिंग पाकिस्तानी फोर्सेस एंड इंडियन डिफेंडर्स एंड द इंडियन बॉर्डर पोस्ट ऑफ लोंगेवाला इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये कहाँ पे है? राजस्थान, एक थार रेगिस्तान है राजस्थान में, वहाँ पे, ठीक है, लोंगे वाला एक जगह है। तो वहाँ पे फिर जो बॉर्डर था वहाँ पे सिर्फ हमारे 120 सोल्जर्स थे। देखिए इंडिया का प्लान क्या था कि हमें वेस्ट साइड में हमें क्या करना है? डिफेंड करना है, और जो ईस्ट साइड में हमें अटैक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इंडिया यहाँ पे सिर्फ डिफेंड करना चाहती थी, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये यहाँ पे इंडिया सिर्फ डिफेंड करना चाहती थी, मतलब सिर्फ रोकना चाहती थी, अटैक के मूड में नहीं थी। तो अटैक के मूड में इंडिया किधर थी? ईस्ट साइड में थी। अटैक कहाँ पे कर रही थी? ईस्ट साइड में, ईस्ट साइड में अटैक कर रही थी, ठीक है। उसके बाद फिर जब फाइनली यहाँ पे इंडिया ने वॉर अनाउंस किया, तो फिर यहाँ पे लोंगेवाला में फिर पाकिस्तान को यहाँ पे न्यूज़ मतलब मालूम पड़ गया कि यहाँ पे लोंगेवाला में सिर्फ 120 सोल्जर्स हैं, सिर्फ 120 सोल्जर हैं यहाँ पे, सिर्फ 120 सोल्जर हैं। ओके, इंडियन आर्मी के सिर्फ 120 सोल्जर हैं यहाँ पे, ठीक है, जिनके पास उतने हथियार भी नहीं है। ओके, कुछ है भी नहीं उनके पास उतना। तो फिर पाकिस्तान ने क्या सोचा कि हम लोग इस एरिया से अटैक करके हम लोग इंडिया में इन्वेड कर देते हैं, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ 120 सोल्जर्स हैं, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे फिर द बैटल वॉज फॉट बिटवीन 120 इंडियन सोल्जर्स। 120 सोल्जर्स थे हमारे सिर्फ 120 सोल्जर्स थे यहाँ पे, एकम्पनीड बाय 4 हंटर फाइटर एयरक्राफ्ट, और प्लस हमारे पास 4 हंटर फाइटर एयरक्राफ्ट थे। और यहाँ पे पाकिस्तान के पास 200 से 2000 से लेके 3000 पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, और प्लस 30 से 40 यहाँ पे टैंक्स थे। तो यहाँ पे फिर उस समय को जो मतलब लोंगे वाला पोस्ट के जो वहाँ पे जनरल थे, डेट इज़ मेजर कुलदीप सिंह, उनको यहाँ पे बोला गया कि आप हट जाइए पीछे, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानियों के पास 2 से 3000 पाकिस्तानी सोल्जर्स है, और प्लस उनके पास 30 से 40 टैंक है। आपका जीतना एक हिसाब से नामुमकिन है। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं हटेंगे, हम यहाँ पे डिफेंड करेंगे। ओके, डिफेंड करेंगे इसको। और फाइनली यहाँ पे इंडिया के जो जब वॉर हुआ तो इंडिया यहाँ पे जीतता है, और 120 सोल्जर्स ने यहाँ पे 2 से 3000 मतलब पाकिस्तान यहाँ पे 200 सोल्जर्स को यहाँ पे मार दिया गया था, 200 सोल्जर्स को मार दिया गया था। और 36 टैंक्स जो ये 40 टैंक्स लेके आए थे पाकिस्तान वाले, इसमें से 36 टैंक्स यहाँ पे इंडिया वालों ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। तब भी मतलब इंडिया वालों के पास कुछ उतना हथियार नहीं थे, कुछ माइंस थे उनके पास, 3 माइंस थे। तो उन्होंने क्या किया, माइंस को पहले आगे लगा दिया। मतलब जब उन्होंने देखा कि जो
पाकिस्तान की आर्मी है वो हमारी तरफ आ रही है टैंक्स लेके, तो उन्होंने क्या किया, आगे माइंस लगा दिया। फिर जैसे ही टैंक्स आगे आई वो वहाँ पे ब्लास्ट हो गई। तो फिर उनको क्या लगा कि ऐसे बहुत सारे माइंस इंडिया ने यहाँ पे लगाए हैं, बट उनको ये नहीं मालूम था कि हमारे पास सिर्फ 3 ही माइंस था जो हमने आगे लगाया था, और बाकी सब जगह हमने क्या लगाया था, वो जो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, टिफ़िन के बॉक्सेस रहते हैं, हमने वहाँ पे लगाए थे, ताकि उनको, क्योंकि वो भी ऊपर से देखने से कुछ वैसा ही लगता है, माइंस जैसे ही लगते हैं, तो हमने सिर्फ वहाँ पे लगा दिए। ठीक है, तो देखिए कोई भी वॉर को जीतने के लिए आप सभी को प्लस एक माइंड सेट चाहिए, और आपके पास हथियार भी होने चाहिए, हथियार तो होने ही चाहिए, और प्लस कुछ मतलब माइंड सेट भी होना चाहिए। तो उस समय के जो जनरल थे मेजर कुलदीप सिंह, उनके पास ये बहुत दिमाग था, उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, तो फिर पीछे वहाँ पे उन्होंने क्या लगा दिए, टिफ़िन बॉक्सेस लगा दिए, ताकि फिर वो मतलब फिर पाकिस्तानी सोल्जर्स ने रात में अटैक किया था, क्योंकि रात में एयरफोर्स अटैक नहीं कर सकती थी। देखिए इंडिया के पास एयर सपोर्ट भी था, लेकिन रात को उन्होंने हमला क्यों किया, पाकिस्तान वालों ने रात का टाइम चूज़ क्यों किया, क्योंकि रात को फिर एयरफोर्स एक्टिव नहीं रह सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे पाकिस्तान वालों ने नाइट टाइम यहाँ पे प्रीफर किया। ठीक है, तो फिर जब इन्होंने रात को हमला किया, तो फिर यहाँ पे इंडियन आर्मी को बस इतना ऑर्डर दिया गया कि आप खाली इनको सुबह तक रोक दीजिए। सुबह तक अगर आपने इनको रोक दिया, तो फिर सुबह यहाँ पे एयरफोर्स आ जाएगी और आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इनको डिफेंड करने में। तो फाइनली फिर इंडिया ने ऐसा चाल चला कि पहले माइंड्स लगा दिए, फिर माइंड्स लगाने के बाद कुछ टिफ़िन के बॉक्सेस लगा दिए बड़े बड़े, फिर उनको क्या लगा, माइन से। तो फिर जब एक टैंक आ गया, तो मतलब आगे गया, तो फिर वो ब्लास्ट हो गया, तो उनको क्या लगा कि आगे बहुत सारे ऐसे माइंस होंगे। तो फिर उन्होंने यहाँ पे फिर मतलब डिग करना चालू किया, पूरा खनना चालू किया ज़मीन को, और एक एक माइंस यहाँ पे निकाला। फिर बाद में फिर तब तक इनको माइंस ढूंढने में काफ़ी समय लग गया, 3-4 घंटे इनके उसी में चले गए। तब तक सुबह हो गया, और फाइनली सुबह यहाँ पे एयरफोर्स यहाँ पे आ जाती है, और ये 30 से 40 टैंक्स यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, और बहुत सारे सोल्जर्स यहाँ पे 200 सोल्जर्स प्लस 36 टैंक्स यहाँ पे गिरा दिए जाते हैं पाकिस्तान के। आप लोग सोच सकते हैं कहाँ 120 और कहाँ से 2000 से 3000 सोल्जर्स थे पाकिस्तान के पास, लेकिन तब भी यहाँ पे हमारे भारत की जीत हुई, हमारे हिंदुस्तान की जीत हुई। तो इंडिया के जनरली यहाँ पे 2 सोल्जर्स और 5 ऊँट मारे गए थे। जैसे आप सभी को मालूम है कि पाकिस्तान, आई मीन रेगिस्तान एरिया में कैमल्स का ज़्यादा यूज़ होता है ट्रैवलिंग के लिए। ठीक है, तो ये थे, और आप लोग देख सकते हैं ये है मेजर कुलदीप सिंह, और ये है सनी देओल, जिन्होंने बॉर्डर मूवी में यहाँ पे इनका रोल किया था। तो इंडिया के पास कुछ ऐसे ही हथियार थे, आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ ऐसे हथियार थे यहाँ पे, और प्लस पाकिस्तान के पास यहाँ पे बड़े बड़े टैंक्स थे। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे ये यहाँ पे भाग खड़े हुए, और इंडिया के पास एक ऐसा जो मतलब एयरफोर्स के पास ऐसा था, मैंने यहाँ पे शायद मेंशन किया है। सो देखिए, हंटर फाइटर एयरक्राफ्ट, ये कुछ ऐसा था। ठीक है, एयरफोर्स ने जब हेल्प किया था, एयर सपोर्ट दिया था। फिर यहाँ पे फिर फाइनली यहाँ पे जो भी पाकिस्तान के सोल्जर्स थे उन लोग भाग गए। ठीक है, तो देखिए पाकिस्तान कहाँ पे 2000 से 3000 सोल्जर्स लेके आई थी, और हमारे पास सिर्फ 120 सोल्जर्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो इंडिया के जो 120 सोल्जर्स थे वो 1000 के बराबर थे, और इन्होंने 1000 क्या, उससे भी बहुत ज़्यादा बराबर थे, उन्होंने यहाँ पे इनको मतलब मार दिया, और सब अपने टैंक्स विंग्स जो मतलब 2-3 टैंक्स यहाँ पे बचे थे वो सब छोड़ के भाग गए। और प्लस फिर इंडिया वालों ने क्या किया कि ये सब टैंक्स को रख दिया अपने, मतलब एक म्यूज़ियम बना दिया। आप भी अगर आप वहाँ पे जाएंगे ना, तो आपको टैंक्स यहाँ पे पाकिस्तानी टैंक्स देखने को मिलेंगे, और जो यहाँ पे टैंक्स यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुए थे, आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे इंडियन आर्मी के लोग कैसे टैंक्स पे चढ़ के जश्न मना रहे हैं अपनी जीत की। तो ये है हमारी इंडियन आर्मी की पावर, जो 1971 में यहाँ पे पूरी दुनिया ने देखी थी, और कोई भी ऐसा मतलब था नहीं जो इस बीच में आ सके, हमारे इंडिया को रोक सके। तो ये है हमारी इंडियन आर्मी की पावर। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे जब आर्मी ने ऑपरेशन किया, तो हमारा जो नेवी है, आई मीन हमारे आर्मी और एयरफोर्स ने एक साथ मिलके इतना बड़ा मतलब लोंगेवाला में इतना बड़ा ऑपरेशन किया। ठीक है, और प्लस उसके बाद फिर नेवी भी शांत नहीं बैठी यहाँ पे, फिर ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया। ऑपरेशन ट्राइडेंट एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन था, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए। ठीक है, तो जब ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया बाय इंडियन नेवी, अटैक ऑन कराची नेवल पोर्ट, जो कराची में जो नेवल पोर्ट है वहाँ पे अटैक किया गया, और मेनी शिप संक्स, वहाँ पे बहुत मतलब अटैक करके बहुत सारे शिप्स को यहाँ पे शंक कर दिया गया, डुबा दिया गया। ठीक है, और फाइनली दिसंबर 4 को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल। क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ऑपरेशन ट्राइडेंट को याद करने के लिए। हमारे शिप्स यहाँ, आई मीन हमारे
यहाँ पे मतलब नेवी पे हम लोग जो शिप्स थे वो वहाँ पे गए कराची नेवल पोर्ट पे। और यहाँ पे जो कराची में जो यहाँ पे उनके जो हथियार थे, शिप्स थे, एयरक्राफ्ट थे, उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया बाय इंडियन नेवी। तो फाइनली फिर यहाँ पे जब ये सब हुआ तो फिर यहाँ पे जो पाकिस्तान था ये हेल्प मांगने गया यूएसएस, आई मीन यूएसए से यहाँ पे हेल्प मांगने गया। तो यूएसए का एक बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, दैट इज़ यूएसएस एंटरप्राइज ऑफ नेवी ट्राई टू ब्लॉक इंडिया बट सोवियत नेवी हेल्ड देम ऑफ इन बे ऑफ बंगाल। तो फाइनली मैं आपको अभी इसका स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हुआ था। फाइनली यहाँ पे सबसे पहले जब पाकिस्तान गया था, यूएन में गया, यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में गया, वहाँ पे फिर उन्होंने मुद्दा उठाया कि भारत जो भी कर रहा है ईस्ट में वो सब गलत है, मतलब बांग्लादेश में जो कर रहा है वो सब गलत कर रहा है, हमारे लोगों को यहाँ पे भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है हमारे खिलाफ। लेकिन वहाँ पे फिर रशिया जो एक देश था, आई मीन उस समय सोवियत यूनियन था रशिया, यूएसएसआर, उस समय कोल्ड वॉर भी चल रहा था, ठीक है, सोवियत यूनियन, ठीक है। सोवियत यूनियन ने यहाँ पे इंडिया का साथ दिया और इस जो पाकिस्तान ने जो ये उठाया था मुद्दा, ये जो टॉपिक उठाया था, इसको कर दिया वीटो पावर। यहाँ पे इन्होंने वीटो किया सोवियत ने, जिसके वजह से जो पाकिस्तान जो ये टॉपिक लेके आया था यूएन में, इसको यहाँ पे हटा दिया गया, रद्द कर दिया गया, ठीक है, बाय यूएन। ठीक है, तो ये है यूएस एंटरप्राइज। फिर यहाँ पे जब पाकिस्तान पहले यूएन में गया, फिर वहाँ से जब रशिया ने वहाँ पे वीटो किया, फिर ये चला गया यूएस के पास। उस समय यूएसए बहुत ही बड़ा सपोर्टर था यहाँ पे पाकिस्तान का। ये बहुत बड़े बड़े शिप्स बड़े बड़े शिप्स जो रहते थे, एयरक्राफ्ट रहते थे, बड़े बड़े हथियार से रहते थे, यहाँ पे पाकिस्तान को देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये लोग गए यूएस के पास, फिर यूएस ने अपना एक बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे भेजा, ठीक है। कहाँ पे भेजा? बे ऑफ बंगाल में, ताकि मतलब जो इंडियन नेवी जो यहाँ पे आई मीन इंडियन नेवी जो यहाँ पे आई मीन बांग्लादेश में जो हमले कर रही है थ्रो वाटर, मतलब इससे मतलब एयरक्राफ्ट से, ये यहाँ पे कुछ समय रुक सके। तो यूएस जो यहाँ पे यूएस का जो एंटरप्राइज था, ये बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें इतने सारे यहाँ पे एयरक्राफ्ट जो है प्लेन्स यहाँ पे लैंड करते हैं, फिर ये यहाँ से अटैक करते हैं। तो फिर हमने भी फिर रशिया से, दैट मीन्स सोवियत यूनियन से, हमने एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया था कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो वो रशिया अपने ऊपर समझेगा, मतलब अगर हम कोई भी देश हमारे ऊपर हमला किया तो रशिया उसके ऊपर हमला कर देगा, मतलब हम साथ में मिलके डिफेंड करेंगे। तो फिर क्या हुआ, तो फाइनली यहाँ पे जब ये है बे ऑफ बंगाल, आप लोग देख सकते हैं मैप में, ये है बे ऑफ बंगाल। और फाइनली जब यहाँ से यूएस यहाँ से इंडियन ओशन से होके अपने जो यूएसएस एंटरप्राइज है उसको शिप्स को लाने लगा, ताकि हमारी जो इंडियन नेवी है हमारी यहाँ पे, क्या देखिए, ये जो बे ऑफ बंगाल है, हमने यहाँ पे तैनात किया था आईएनएस विक्रांत एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडिया का, ठीक है। आईएनएस विक्रांत की हेल्प से यहाँ पे जो हमारी इंडियन एयरफोर्स थी, यहाँ से देखिए ये बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट था, आईएनएस विक्रांत बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है, जिसकी हेल्प से यहाँ पे हमारी जो इंडियन एयरफोर्स थी यहाँ पे हमले कर रही थी इन ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे फिर पाकिस्तान चाहता था कि ये जो आईएनएस विक्रांत है इसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर दे, तो इन्होंने फिर यूएस से हेल्प मांगा। फिर यूएस के एंटरप्राइजेस यहाँ पे आईएनएस विक्रांत को रोकने गई, मतलब ताकि यहाँ पे नेवी में कम से कम इंडिया की पावर कम हो जाए। लेकिन यहाँ पे फिर सोवियत यूनियन ने भी अपने सबमरीन्स प्लस अपने जो अटैक हेलीकॉप्टर्स थे यहाँ पे फिर सब जगह यहाँ पे तैनात कर दिया इस एरिए में। फिर यहाँ से यूएस आ रहा था और यहाँ पे फिर सोवियत यूनियन ने यहाँ पे अपने सब बड़े बड़े सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स थे उनके पास, न्यूक्लियर सबमरीन्स भी यहाँ पे सब लगा दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे यूएस रुक गया। फाइनली यूएस के पास भी कुछ थे हथियार अच्छे खासे, इनके पास भी न्यूक्लियर हथियार थे, लेकिन यहाँ पे फिर सोवियत ने बोला कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, अगर आप आगे बढ़े तो हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। तो फिर यूएस यहाँ पे रुक गया। यूएस भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाया। देखिए ये यूएस की बहुत बड़ी एक हिसाब से हार भी थी, यूएस की भी हार थी और पाकिस्तान की भी हार थी। जैसे वियतनाम युद्ध में जैसे हारा था यूएस, वैसा ही यहाँ पर भी हारा, ठीक है। तो ये था। फिर सोवियत उस समय अगर देखा जाए तो भारत से सबसे अच्छी दोस्ती यहाँ पे सोवियत ने दिखाई थी, रशिया ने दिखाई थी, ओके। तो फिर ये है पीएनएस गाजी। फाइनली यहाँ पे जो आई मीन ये दो हेल्प जब फेल हो गया, ठीक है। फर्स्ट हेल्प क्या था, यूएन गए थे, पाकिस्तान वाले यूएन गए थे।
फेल हो गए, ठीक है। फिर यूएस के पास गए, वो भी फेल हो गए। तो फाइनली यहाँ पे इनके पास एक बहुत ही बड़ा सबमरीन था, ठीक है। ये था पीएनएस गाज़ी। पीएनएस गाज़ी, इसके ऊपर एक मूवी भी है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी मूवी है, ठीक है। पीएनएस गाज़ी, ठीक है। तो ये इन्होंने ख़रीदा था, यूएस से ख़रीदा था पीएनएस गाज़ी। फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा जो यहाँ पे आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस विक्रांत हमने यहाँ पे तैनात किया था बे ऑफ बंगाल में। तो इन्होंने क्या सोचा कि अगर हम लोग इस आईएनएस विक्रांत को अगर डिस्ट्रॉय कर दें तो फिर यहाँ से जो अटैक्स हो रहे हैं हमारे मतलब ईस्ट वाले रीजन में, वो सब रुक जाएंगे, और प्लस इससे बहुत ही बड़ा हेल्प मिलेगा हमारे सोल्जर्स को। तो फिर यहाँ से फिर पाकिस्तानियों ने क्या किया, आईएनएस गाज़ी को भेज दिया थ्रू अरेबियन सी, फिर अरेबियन सी से होते हुए यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। लेकिन इंडिया को यहाँ पे मालूम पड़ गया कि आईएनएस गाज़ी यहाँ पे, आई मीन पीएनएस गाज़ी यहाँ पे आ चुका है, मतलब हमारे ये जो आईएनएस विक्रांत है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो देखिए आईएनएस विक्रांत कैसा भी था, लेकिन ये पीएनएस गाज़ी को यहाँ पे मतलब डुबा नहीं सकता था, मार नहीं सकता था, क्योंकि ये जो पीएनएस गाज़ी था ये बहुत ही बड़ा सबमरीन था। आई मीन बहुत ही इसमें न्यूक्लियर हथियार भी कैरी कर सकते थे, मतलब बहुत ही बड़ा था ये, इसको मतलब इतने आसानी से यहाँ पे नहीं डुबा सकते थे। फाइनली इंडिया के पास सिर्फ एक ही ऐसा था जो यहाँ पे आईएनएस आई मीन पीएनएस गाज़ी का जो यहाँ पे मतलब डुबा सकता था पीएनएस गाज़ी को, और और उसका नाम था आईएनएस राजपूत। मैं आप लोग को फ़ोटो शो करता हूँ, देखिए ये है पीएनएस गाज़ी, ये है हमारा आईएनएस विक्रांत जो हमने बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे लगाया था, और ये है हमारा आईएनएस राजपूत जिसने यहाँ पे पीएनएस गाज़ी को यहाँ पे डुबा दिया था मार के, ठीक है। तो फाइनली फिर क्या हुआ कि जब यहाँ पे फिर ये पीएनएस गाज़ी जब बे ऑफ बंगाल की तरफ आने लगी, तो हमने क्या किया, यहाँ पे आप सभी को मालूम है हैदराबाद के इधर विशाखापट्टनम में एक बहुत ही बड़ा मतलब नेवी का बेस है, जहाँ पे मतलब बड़े बड़े शिप्स आते हैं। तो वहाँ पे फिर हमने ये झूठ मूठ का अफवाह मतलब फैला दिया कि यहाँ पे क्या आने वाला है, आईएनएस विक्रांत आने वाला है, आईएनएस विक्रांत यहाँ पे आने वाला है। हमने यहाँ पे किया था तैनात, हमने यहाँ पे अफवाह क्या फैलाया कि हम मतलब इस एरिए से, बे ऑफ बंगाल के इस एरिए से हम लोग अपने आईएनएस विक्रांत हटा रहे हैं और उसको यहाँ पे विशाखापट्टनम के पोर्ट पे हम लोग ला रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आईएनएस राजपूत था। अब आप लोग ये क्वेश्चन आएगा कि क्या आईएनएस राजपूत हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते थे तैनात? तो देखिए उस समय आईएनएस राजपूत सही नहीं था, उसके इंजन में कुछ खराबी चल रही थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पे विशाखापट्टनम के पोर्ट पे रिपेयरिंग के लिए यहाँ पे रखा गया था। फिर उसके बाद फिर जब इसको यहाँ पे रखा गया, फिर जब ये खबर ऐसे फैलाई गई, फिर ये जो खबर हमने झूठ मूठ का खबर जो यहाँ पे हमने भारत में फैलाया, उसके बाद फिर ये खबर गई इनके मतलब पाकिस्तान के आर्मी के पास। फिर इन्होंने क्या किया कि एक काम करो, जो हम लोग अरेबियन सी में आई मीन उधर जा रहे थे बे ऑफ बंगाल में आईएनएस विक्रांत को मतलब हिट करने के लिए, अब हम लोग जाएंगे विशाखापट्टनम में, ठीक है। तो इन्होंने फिर यहाँ से अरेबियन सी से होते हुए इंडियन ओशन में होते हुए, इंडियन ओशन से होते हुए फिर बे ऑफ बंगाल में गए, और इन लोग मुड़ गए विशाखापट्टनम की तरफ। लेकिन ये जो खबर थी ये झूठ थी, हमारा आईएनएस विक्रांत इधर ही था, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में ही था, इधर ही साइड में था। और यहाँ पे हमारा क्या था, आईएनएस राजपूत था, कहाँ पे था, विशाखापट्टनम के पोर्ट पे था। फिर फाइनली यहाँ पे क्या हुआ कि जब एक गाज़ी सबमरीन यहाँ पे गई, और फिर यहाँ पे आईएनएस राजपूत जो हमारा आईएनएस राजपूत है इसको यहाँ पे गाज़ी को हिट कर दिया, और जो गाज़ी मिसाइल है इसको ये डूब गया, आई मीन जो गाज़ी सबमरीन है ये डूब गया। तो इसके ऊपर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पे बैठाया गया था जांच के लिए कि मतलब आईएनएस आई मीन पीएनएस गाज़ी, जो पीएनएस गाज़ी है ये इतना वेल डेवलप सबमरीन था कि इसको डुबाना एक हिसाब से नामुमकिन था। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम आई कि मतलब कैसे, हाउ इट्स पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल कैसे है कि यहाँ पे जो आईएनएस राजपूत है इसने यहाँ पे पीएनएस गाज़ी को डुबा दिया। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये इंडियन नेवी की पावर है। और आज तो और आज का तो आप लोग जानते ही हैं, इस समय भारत कितना मतलब आर्मी में बजट इस समय कितना बढ़ा रहा है साल पे साल, ठीक है। तो ये देखिए ये है पीएनएस गाज़ी जिसको यहाँ पे आईएनएस राजपूत ने यहाँ पे डुबा दिया था, और ये है आईएनएस विक्रांत जो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। देखिए ये क्या था, एयरक्राफ्ट कैरियर था, यहाँ से शिप्स, यहाँ पे जो प्लेन्स थे जो मतलब अटैक्स थे, एयरक्राफ्ट थे, यहाँ से सब उड़ान भरने का काम करते थे।
ठीक है। और ये है INS राजपूत, जिसने फाइनली PNS गाजी को यहाँ पे डुबा दिया था, उसको हिट किया था। और फाइनली यहाँ पे 16 दिसंबर फॉल ऑफ ढाका। ठीक है, तो इतना सब कुछ अटैक्स होने के बाद, ठीक है, जब हमारी इंडिया ने चारों तरफ से यहाँ पे घेर लिया था ईस्ट पाकिस्तान जिस बांग्लादेश को, और हर जगह से अटैक कर रहे थे, तो फाइनली 16 दिसंबर को यहाँ पे पाकिस्तान हार जाता है। और फॉल ऑफ ढाका, हमने हमने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर चारों साइड से अटैक किया था, चारों साइड से अटैक किया, और फाइनली हम लोग 16 तारीख को यहाँ पे ढाका तक पहुँच गए। ढाका क्या है, बांग्लादेश की कैपिटल, राजधानी। ठीक है, तो फाइनली हम लोग 16 दिसंबर को यहाँ पे ढाका तक पहुँच गए। और लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नाइजी, कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्मी इन ईस्ट, सरेंडर्स टू लेफ्टिनेंट जनरल J.S. अरोरा विथ 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे जो J.S. अरोरा थे, इन्होंने फिर जो यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के जो कमांडर थे A.A.K. नाइजी, फाइनली इन्होंने यहाँ पे हमारे भारत के जनरल दैट इज़ J.S. अरोरा को यहाँ पे फिर क्या किया, सरेंडर कर दिया इनके सामने, और सब मतलब हथियार सब फेंक दिए और हार मान ली। विथ 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर, इनके साथ 90,000 सोल्जर्स थे। सोच सकते हैं कितना बड़ा नंबर है ये, 90,000 सोल्जर्स थे यहाँ पे इनके पास। लेकिन उसके बाद भी कहाँ हमारे 120 सोल्जर्स ने यहाँ पे 2,000 से 3,000 सोल्जर्स को यहाँ पे मार दिया था। आई मीन ऑलमोस्ट 200 को मारा था, बाकी सब तो वापस भाग गए थे डर के मारे। ठीक है, तो इनके पास 90,000 सोल्जर्स होने के बावजूद भी इन्होंने यहाँ पे हार मान ली। आई मीन सबके सामने, आई मीन इंडिया के सामने इन्होंने हार मान ली, और अपने जो भी हथियार थे इन्होंने फेंक दिया। और फाइनली यहाँ पे जो बंग बंधु, आपको एक वर्ड दिख रहा हो, दैट इज़ बंग बंधु, इसका मतलब है फ्रेंड ऑफ बांग्लादेशी। तो फाइनली यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान यहाँ पे पावर में आए। इनको यहाँ पे जो इनको जो इनको वेस्ट पाकिस्तान में जो जेल में डाल दिया गया था, इनको वहाँ से छोड़ा गया, और फाइनली यहाँ पे ये पावर में आए। ठीक है, कम्स टू पावर ऑन 12 जनवरी 1972 को ये पावर में आ गए। कौन, शेख मुजीबुर रहमान, और ये यहाँ पे प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, तो फिर याया खान जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन दे दिया। और फाइनली यहाँ पे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, बहुत ही आई मीन जो थे लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इनको यहाँ पे पावर हैंड ओवर किया गया। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे फॉल ऑफ ढाका होता है 16 तारीख को, और ये बहुत बड़ी जीत थी इतिहास में। अगर आज तक की सबसे बड़ी जीत देखें हम लोग इंडिया की, तो वो था ऑफ वॉर ऑफ 1971। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे आप लोग ये फ़ोटो देख सकते हैं कि कैसे हमारे इंडिया की ये बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक फ़ोटो है। ठीक है, देख सकते हैं पाकिस्तान के लोग कैसे हार मान रहे हैं विथ 90,000 सोल्जर्स, सोच सकते हैं अंदाज़ा। ठीक है, और फाइनली यहाँ पे शिमला एग्रीमेंट होता है। शिमला एग्रीमेंट में देखिए क्या क्या हुआ था। ये कब साइन हुआ था, 2 जुलाई 1972 में यहाँ पे शिमला एग्रीमेंट हुआ। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ LOC का वहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन, जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का फाइट हुआ था, तो उस समय सीज़ फायर बना था। सीज़ फायर मतलब दोनों देश जहाँ से फायरिंग कर रहे थे वहाँ पे इन्होंने फायरिंग स्टॉप कर दिया था, तो उसी एरिया को बोला जाता है सीज़ फायर, मतलब फायर को वहाँ पे सीज़ कर दिया गया था। फिर फाइनली जो सीज़ फायर एरिया था उसको नाम दे दिया गया LOC करके, लाइन ऑफ कंट्रोल। फिर दोनों देश वहाँ से मतलब बॉर्डर हो गया, डिसाइड हो गया कि मतलब इस साइड आपका देश, उस साइड हमारा देश। ठीक है, फिर इंडिया गिव बैक ऑक्यूपाइड लैंड बैक टू पाकिस्तान। देखिए, हमने जो ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था, इंडियन नेवी ने जो ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था, उससे हमने कराची के पोर्ट पे ऑलमोस्ट हमारी जो नेवी है वो वहाँ पे कराची तक पहुँच गई थी। मतलब हमने पूरा, समझ लीजिए कि हमने पाकिस्तान का बहुत सारा हिस्सा जीत लिया था। लेकिन ये जो शिमला एग्रीमेंट था, इसके तहत हमें वो सब एरिया वापस देना पड़ा। ठीक है, और जो यहाँ पे प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, इनको भी यहाँ पे वापस देना पड़ा। मतलब जो 90,000 सोल्जर्स जो हमने यहाँ पे ईस्ट में, आई मीन बांग्लादेश में जो यहाँ पे हार माने थे, जो फिर इंडिया वालों को ये आई मीन इंडिया को, हमारे देश भारत को ये वापस उनको देना पड़ा। तो देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चांस था, अगर मैं बोलूँ तो इंडिया के पास, कि इनका 90,000 सोल्जर्स हमारे पास थे। ऑलमोस्ट 90,000 सोल्जर्स से बिग नंबर, बहुत ह्यूज सोल्जर्स हैं 90,000 सोल्जर्स। अगर हम चाहते तो यहाँ पे कश्मीर की मांग कर सकते थे, जो पाकिस्तान ने 1947 में हमसे छीन लिया था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे POK की मांग कर सकते थे कि आप हमें POK दे दो और हम आपको आपके 90,000 सोल्जर्स दे देंगे।
90,000 सोल्जर्स आपको दे देंगे। लेकिन हमारे इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और फाइनली शिमला एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को यहाँ पे एक्सचेंज किया गया, ठीक है। और जो कश्मीर इशू था, कश्मीर इशू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग उसको ध्यान से देखिए। कश्मीर इशू को दोनों गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसाइड किया तो कि हम लोग कश्मीर इशू को यहाँ पे पीसफुली मतलब शांतिपूर्वक सॉल्व करेंगे, और बायलैटरल मतलब हम दोनों ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमें कश्मीर इशू कैसे सॉल्व करना है, कोई भी थर्ड कंट्री यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। तो ये कुछ थे यहाँ पे शिमला एग्रीमेंट। तो देखिए शिमला एग्रीमेंट अपने इंडिया के लिए बहुत ही लॉस था, मतलब इंडिया को इससे बहुत लॉस ही हुआ था। अगर उस समय हमारी इंडिया चाहती तो अच्छा खासा वहाँ पे हमें पीओके भी मिल जाता, और जो और प्लस हमें एडिशनल एरियाज़ भी मिल जाते, पर भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने उनको जाने दिया, छोड़ दिया बच्चा समझ के, ठीक है। तो ये था वॉर ऑफ 1971 के बारे में। आपको आई थिंक उम्मीद करता हूँ आप सभी को वॉर ऑफ 1971 के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया हो कि एक्चुअल में वॉर हुआ क्यों था और बांग्लादेश को आज़ादी कैसे मिली, ठीक है। तो ये था आज का हमारा पूरा वीडियो। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ओके, हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। ओके, स्टे ट्यून्ड, स्टे वेल। ओके, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।